अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम डिप्टी नज़ीर अहमद का लेसन पढ़ने जा रहे हैं, अकबरी की हमाकतें। अकबरी की हमाकतें असल में डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है मिरातुल अरूज़ के नाम से। यहाँ पे कुछ हिस्सा आपके शामिल निसाब है। डिप्टी नज़ीर नावल पढ़ने से पहले हम डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में देख लेते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो ज़िला बजनूर भारत में पैदा हुए और उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के साथियों में से थे और सर सैयद की इस्लाही तहरीक से मुतासर होकर उन्होंने नावल के ज़रिए कौम की इस्लाह करने की कोशिश की। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो है डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार थे। कुदरत ने उन्हें अदीब और नावल निगार ही पैदा किया था। नज़ीर अहमद मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे और इस तबके की ज़िंदगी का उन्हें अच्छा ख़ासा तजर्बा था। चुनाचे उन्होंने माशरती इस्लाह पर इक्तफ़ा किया। माशरे में औरत को बुनियादी हैसियत हासिल है। उस वक़्त की मुसलमान औरत तालीम से बेबहरा थी और पर्दे की बदौलत अपने ज़माने से सदियों पीछे थी। औरतों की वहम परस्ती और जहालत माशरे की तरक्की की राह में रुकावट थी। डिप्टी नज़ीर अहमद ने औरतों को सलीकामंद हालात ज़माना से बाखबर और खिदमतगुजार बनाने के लिए नतीजा खेज़ नावल लिखे। डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावलों में मिरातुल अरूस, इब्नुल वक्त, बनातुन्नाश वग़ैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। आज हम डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का जो हिस्सा हमारे शामिल निसाब है वो मिरातुल अरूस से लिया गया है, अकबरी की हमाकतें के नाम से। तो आइए स्टूडेंट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अकबरी मिजाजदार बहू एक ख़ासी बेवकूफ़ और फूहड़ लड़की है। अब यहाँ पे इस नावल में दो बहनों का किस्सा पेश किया गया है। अकबरी जो है वो बड़ी बहन है और वो सलीका शार नहीं, जबकि अस्करी छोटी बहन है जो कि समझदार भी है और सलीका शार भी है। यहाँ पे अकबरी के हालात जो हैं वो बयान किए गए हैं। अकबरी को मिजाजदार बहू का लक़ब दिया गया था और अब उसके बारे में डिप्टी नज़ीर अहमद बता रहे हैं कि वो बहुत ही बेवकूफ़ और फूहड़ लड़की, यानी फूहड़ ऐसी लड़की को कहा जाता है जिसे खरीदारी का बिल्कुल भी सलीका ना हो। अकबरी की शादी मोहम्मद आकिल से हुई थी। उसने सास ससुर से लड़ने झगड़ने के बाद रूठ कर अपने खावंद के साथ अलग घर में रहना शुरू किया, लेकिन उसकी बद इंतज़ामी और नासमझी ने घर को बर्बाद करके रख दिया। बद इंतज़ामी यानी उसे घर चलाना भी नहीं आता था और नासमझ यानी कि इतनी ज़्यादा अक्ल व शऊर भी नहीं रखती थी, जिसकी वजह से उसने घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसी दौरान में वो कुटनी के हत्थे चढ़ गई और उस पर मुस्तज़ाद ये कि वो एक लूटने वाली औरत के हत्थे चढ़ गई, जिसने उसे इस कदर लूटा कि उसका ज़ेवर तक वो अपने साथ ले गई। इसका किस्सा बयान करते हुए वो कहते हैं, इत्तफाक से उन दिनों एक कुटनी शहर में वारिद थी, यानी जिन दिनों अकबरी ने अपना अलग घर लिया, उसने ये देखा कि वहाँ उस अलग घर में रहते हुए एक कुटनी जो थी उसी शहर में दाखिल हुई और हर जगह उसका गोल था और हर जगह इसका शोर मचा हुआ था कि वो कुटनी जो है वो यहाँ पे आई हुई है। मोहम्मद आकिल ने भी बीबी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। उसके शौहर ने उसे पहले ये बात समझा दी थी कि किसी गैर औरत को घर में मत आने देना, किसी ऐसी औरत को जिसे तुम जानती ना हो। इन दिनों एक कुटनी आई हुई है, उसे बता चुका था कि एक कुटनी जो है यानी कि ऐसी औरत जो लोग औरतों को लूटती है वो आई हुई है। कई घरों को लूट चुकी है, लेकिन मिजाजदार शिद्दत से बेवकूफ़ थी, यानी कि वो बेहद बेवकूफ़ थी। उसकी आदत थी कि हर एक से जल्द घुल मिल जाना। उसकी आदत में शामिल था कि वो हर एक से जल्दी घुल मिल जाती थी। एक दिन वही कुटनी हजन का भेस बना इस गली में आई। अब जो इस तरह की औरतें होती हैं जो जिनका काम जो है लूटना खसूटना होता है, वो मुख्तलिफ़ भेस बनाकर गली महलों में आती हैं ताकि औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूट सकें। चुनाचे ये कुटनी भी हजन के भेस में गली में दाखिल हुई। ये मकार हजन बेवकूफ़ औरतों को फुसलाने के लिए तरह तरह के तबर्रुकात और सदहा किस्म की चीज़ें अपने पास रखा करती थी। यानी कि ये जो वक़ार औरत थी, इसने बेवकूफ़ औरतों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया हुआ था कि इसने एक ऐसी औरत का भेस बदला जो कि उसने ये लोगों पे वाज़े किया है कि वो ताज़ा हज करके आई है और उसके पास काफ़ी सारे तबर्रुकात, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कह सकते हैं कि किसी नेक आदमी की तरफ से अता की गई हों, और सदहा इस तरह की सैकड़ों चीज़ें उसने अपने पास लोगों को
बहकाने के लिए रखी हुई थी। इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? तस्बीह यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की तस्बीहात थीं, खाके शिफा यानी करबला की मट्टी, जमजमिया गले का जेवर, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा और खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा। अकीकुल बहर कहते हैं सुर्ख मोती को जो समुंदर से निकाला जाता है, मूंगे के दाने। और नादे अली वो दुआ है जो हज़रत अली से मंसूब है, वो उसके पास लिखी हुई मौजूद थी, पंसूरा और बहुत सी दुआएं। गली में आकर जो उसने अपनी दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जमा हो गई, यानी उसने जब ये अपने तबरुकात बाहर निकाल कर रखे तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो जमा हो गई। मिजाजदार ने भी सुना, यानी कि उसको भी पता चला कि कोई ऐसी औरत आई हुई है। उसने जुल्फ़न से कहा, जुल्फ़न उसकी मुलाज़मा थी, उससे कहा गली से उठने लगे तो हजन को यहाँ बुला लाना। यानी कि वो जब अपनी चीज़ों की नुमाइश करके गली से वापस घर जाने लगे तो उसको घर में ले आना। हम भी तबरुकात की ज़ियारत करेंगे, यानी कि हम भी उसकी वो मुक़द्दस चीज़ें जो हैं उनको देखेंगे। जुल्फ़न जा खड़ी हुई और हजन को बुला लाई। वो चूँकि मुलाज़मा थी और अकबरी ने जब उसे कहा कि घर जाकर अपना जो है उसको बुला के लाओ, चुनाचे वो चली गई और उसको बुला लाई। मिजाजदार ने बहुत ख़ातिरदारी से हजन को पास बिठाया, यानी कि जो अकबरी थी उसने बड़ी मोहब्बत से प्यार से हजन को अपने पास बिठाया और सब चीज़ें देखीं। सुरमा और नादे अली दो चीज़ें उसने पसंद की, यानी कि उसने जो चीज़ें अपने पास रखी हुई थी उसमें सुरमा और नादे अली दो चीज़ें उसने पसंद की। हजन ने मिजाजदार को बातों ही बातों में ताड़ लिया, यानी हजन ने ये देख लिया कि ये औरत जो है ताड़ना मतलब ये है कि उसने अच्छी तरह से समझ लिया कि ये औरत बेवकूफ़ है और इसको हम जल्दी जो है अपने ढप पर, ये औरत जल्द ढप पर चढ़ जाएगी, यानी जल्दी काबू में आ जाएगी। एक पैसे का बहुत सा सुरमा तोल दिया और 2 आने को नादे अली हवाले की, यानी उसने उसे बहुत सारा सुरमा दे दिया, जितने पैसे उसने दिए थे उससे ज़्यादा जो है सुरमा उसने उसे तोल के दिया। और नादे अली जो हज़रत अली की हज़रत अली की से मंसूब दुआ थी वो उसको दी और फ़रोज़े की एक अंगूठी तबर्रुक के तौर पर अपने पास से मुफ्ती, यानी फ़रोज़ा लगी एक अंगूठी उसको दी और उसको ये कहा कि ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें मुफ्त दे रही हूँ। मिजाजदार रीझ गई, यानी मिजाजदार कुर्बान हो गई, यानी उस पर फ़रेफ्ता हो गई कि ये औरत जो है मेरे साथ बहुत प्यार करती है। उसके बाद हजन ने समुंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर 2-4 बातें ऐसी की कि मिजाजदार ने कमाल शौक़ से सुना। उसने अपने पास से बातें जोड़ जोड़ कर ऐसी बातें की जिसे सुनकर मिजाजदार जो है उसका उसे ज़्यादा शौक़ हुआ और उसने बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से उसकी वो बातें सुनी। अजन ने पूछा क्यों भी तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं? अजन चूँकि घर में काफ़ी देर से बैठी हुई थी, उसने देखा कि उसका कोई बच्चा वगैरह घर में उसे नज़र नहीं आया, तो उसने अकबरी से पूछा क्या क्या तुम्हारे कोई औलाद नहीं? मिजाजदार ने आँख खींच कर कहा हमारी तकदीर ऐसी कहाँ थी, यानी कि उसने अब ठंडी आह भरी और कहा कि हमारी ऐसी तकदीर, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अजन ने जो पूछा कि ब्याह को कितने दिन हुए, यानी कि तुम कितना अरसा हुआ है तुम्हारी शादी को? मिजाजदार ने कहा अभी बरस रोज़ नहीं हुआ, यानी कि अभी मुझे 1 साल पूरा नहीं हुआ। मिजाजदार की बेअक्ली का अब तो हजन को यकीन हो गया और दिल में कहने लगी कि इसने तो औलाद का नाम सुनकर ऐसी आँख खींची जैसे बरसों की उम्मीदवार हो। यानी कि जब उसने इस तरह की बात की तो मिजाजदार को यकीन हो गया कि ये औरत वाकई बेवकूफ़ है। अभी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ है, लेकिन उसने इस तरह से खींच कर कहा है जैसे वो सालों से औलाद के इंतज़ार में बैठी है। हजन ने कहा नाउमीदी की बात नहीं, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगी। यानी उसने उसे तसल्ली दी और ये कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारे बच्चों से नवाजेगा, अलबत्ता बिल फ़ेल, यानी कि लाजमन अकेले घर में तुम्हारा जी घबराता होगा। मिजाजदार ने उससे पूछा कि तुम यकीनन अकेले घर में तन्हा जो है वो डरती होगी, अलबत्ता बिल फ़ेल अकेले घर में तुम्हारा जी घबराता होगा। मिजाजदार ने कहा मियाँ का पूछा उसने मियाँ का क्या हाल है? मिजाजदार ने कहा हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं, यानी कि वो मुझसे खुश नहीं रहते। गर्ज़ पहली मुलाकात में मिजाजदार ने हजन के साथ ऐसी बेतकल्फ़ी की कि अपना हाल जुज़्व कुल उससे कह दिया,
यानी कि पहली मुलाकात में ही उसने बग़ैर उसकी छानबीन किए कि वाकई ये औरत जो है वो सही है या नहीं, उसने अपना तमाम घर की पूरी दास्तान जो है उसे सुना दी। हज्जन ने बातों ही बातों में तमाम भेद यानी उसके तमाम राज मालूम कर लिए। एक पहर कामिल हज्जन बैठी रही, यानी कि जैसे अगर सुबह आई तो शाम तक जो है वो बैठी रही, यानी कि काफ़ी देर उसके पास बैठी रही। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की कि अच्छी भी हज्जन, अब कब आओगी। हज्जन ने कहा, मेरी भांजी मोमगरों के छत्ते में रहती है। मोमगरों के छत्ते से मुराद जगह का नाम है और बहुत बीमार है, इसी के वास्ते मैं आगरे से आई हूँ। यानी कि मैं अपनी भांजी के पास रहती हूँ जो मोमगरों के मोहल्ले में रहती है, और मैं आगरे से इस बच्ची का इलाज कराने आई हूँ। उसके दवा मुआवजे से मुझे फ़ुर्सत कम होती है, यानी मैं ज़्यादातर उसका इलाज मुआवजा जो है कराने लगी रहती हूँ, मुझे कम ही फ़ुर्सत होती है। मगर इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास आती रहा करूँगी। अगले दिन हज्जन फिर मौजूद हुई और एक रेशमी अज़ारबंद लेती आई। मिजाजदार ने हज्जन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, ये अज़ारबंद कैसा है। हज्जन ने कहा, बिकाऊ है, यानी कि मैं इसको बेचना चाहती हूँ। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है। हज्जन ने कहा, 4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई हैं। यानी कि एक औरत है जो बड़ी मालदार थी, लेकिन अब उसके हालात ऐसे हैं कि वो अपना माल असबाब बेच बेच कर गुजारा कर रही है, और मैं उसकी चीज़ें जो है वो बेच दिया करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता अज़ारबंद देख कर लौट हो गई, यानी कि फ़िदा हो गई। उसको देख कर फ़ौरन पैसे निकाले, हज्जन के हाथ पे रख दिया और गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छी भी जो चीज़ बिकाऊ हुआ करे पहले मुझे दिखाया करो। हज्जन ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम फिर कोई और। इसके बाद इधर उधर की बातें हुआ की। चलते हुए हज्जन ने एक बटुआ निकाला, उसमें कपड़े और कागज़ की तहों में थोड़ी लौंगें थीं। इनमें से 2 लौंगें हज्जन ने मिजाजदार को दी और कहा कि दुनिया में मुलाकात और मोहब्बत इस वास्ते हुआ करती है कि एक दूसरे को फ़ायदा हो, यानी हम लोग एक दूसरे से इसलिए मिलते मिलाते हैं कि हमें एक दूसरे से फ़ायदा हो। ये 2 लौंगें मैं तुमको देती हूँ, एक तुम अपनी चोटी में बांध लो और दूसरी बेहतर था कि तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहती। उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 लौंगे दे के जा रही हूँ, एक तुम अपनी चोटी यानी कि अपने बालों में उसको लगा लो, और दूसरी तुम, अब तुम्हारी बेहतर था कि तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहती, पर तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें, यानी वो शायद तुम पर शक करें। खैर तकिए में सी दो, तुम ऐसे करो कि उसको उसके तकिए में सी दो, और इनका असर आज ही देख लेना, यानी तुम देखना कि इसका कितना असर होगा। लेकिन इतनी एहतियात करना कि पाक साफ़ जगह में रहें, और अपने कद के बराबर एक कलावा, कलावा कहते हैं कच्चे सूत के धागे को, यानी कि अपने कद के बराबर एक धागा मुझे नाप के दो, मैं तुमको गंडा बनवा दूंगी, मैं तुम्हें उसका एक तावीज़ बना दूंगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं।